हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं 2022 का पीवाईक्यू सॉल्यूशन के बारे में। ये पीवाईक्यू सॉल्यूशन आपका मैथमेटिक्स 3 का पीवाईक्यू होगा। ठीक है, और बीयू थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। तो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए आपको एक बात बताते हैं। हम ऑब्जेक्टिव पहले नहीं बता रहे हैं, हम आपको पहले क्या बता रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन रिपीट करने का चांस थोड़ा ज़्यादा रहता है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे लेकिन पहले ये सबको देख लेते हैं, और आपको स्टार्टिंग में थोड़ा आसान आसान सवाल बताएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताएंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्व द इक्वेशन x इंटू वाई माइनस जेड पी प्लस वाई इंटू जेड माइनस एक्स क्यू जेड, जो भी आपका क्वेश्चन है। तो अगर इसको आप गौर से देखिएगा तो ये हमारा किस फॉर्म में है। इतना को आप मान लीजिए कैपिटल पी, इतना को मान लीजिए क्या, कैपिटल क्यू। ठीक है, तो ये आपका किस फॉर्म में आ गया, ये आपका हो गया कैपिटल पी स्मॉल पी जोड़ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बराबर आर। इस फॉर्म में ये आ गया हमारा। बात समझ में आ रही है, तो ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया है। जैसे ही इस फॉर्म में आ जाएगा, बात समझ में आ रही है, जैसे ही क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा तो हमको समझ जाना है, यहाँ पे हम मल्टीप्लायर्स लगा के इसको सॉल्व करना है। बात समझ गए। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग लैग्रांजेस फॉर्म कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लैग्रांजेस फॉर्म। तो इस क्वेश्चन को आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले क्या लिखिएगा, हमारा दिया हुआ इक्वेशन लैग्रांजेस फॉर्म में है। अब वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, ताकि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको हर एक बात समझ में आ जाए, और सारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी आपको हम बता देंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। द above equation is of the form is of the form। ठीक है, किस फॉर्म का है ये, कैपिटल पी स्मॉल पी जोड़ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बराबर कैपिटल आर। इस फॉर्म का है, इसको हम लोग लैग्रांजेस फॉर्म कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि स्मॉल पी और स्मॉल क्यू का आपको मतलब बता देते हैं। वेयर स्मॉल पी बराबर क्या होता है, डेल जेड बाय डेल एक्स हो जाएगा, डेल जेड बाय डेल एक्स हो जाएगा। और स्मॉल क्यू हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल जेड बाय डेल वाई हो जाएगा। बात समझ गए। चलिए अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। द ऑक्सिलरी, देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन जैसा कुछ होता नहीं। ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग, मतलब हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो इक्वेशन मदद करेगा उसको क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारा हो जाएगा डी एक्स बाय, जो हमारा P है उसको नीचे लिखिएगा। P हमारा क्या है, इतना सा हिस्सा हमारा कैपिटल P है, तो इसको हम लोग नीचे लिख देंगे, x इंटू वाई माइनस जेड। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा। जो आपका कैपिटल Q है उसको आप लिखिएगा, कैपिटल Q हमारा कितना है, ये वाला हिस्सा है, y इंटू जेड माइनस एक्स। dz में आप क्या लिखिएगा, r वाला हिस्सा लिखिएगा, ये वाला। बात समझ गए। तो ये आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन बन के तैयार हो गया है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लायर्स इस्तेमाल करेंगे। तो मल्टीप्लायर्स हम लोग अपने जरूरत के अनुसार लेते हैं। बात समझ में आ रही है, मल्टीप्लायर्स जो है हम लोग अपने जरूरत के अनुसार लेते हैं, किस क्वेश्चन में कैसा लगेगा। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लायर हमको सुटेबल लगता है हम 1 1 1 इस्तेमाल कर ले मल्टीप्लायर्स। ठीक है, मल्टीप्लायर्स 1 1। तो यहाँ पे हम लोग जो है 1 1 1 को मल्टीप्लायर्स के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, और हर फ्रैक्शन को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। वी फाइंड
ईच फ्रैक्शन, यानी कि आपको क्या करना है, ये जो वन वन है इसको उठा के ऑक्सिलरी इक्वेशन में रख देना है। समझ गए? इसको आप जैसे ही रखिएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर हमारा, नीचे सारा टर्म जीरो हो जाएगा, ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड बचेगा। डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड ऊपर बच जाएगा, नीचे हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बात समझ गए? तो इसको जैसे ही आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड बराबर जीरो, डी वाई प्लस डी जेड बराबर जीरो। यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। बात समझ गए? यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे किसको, डी एक्स इसको, इंटीग्रेटिंग वी गेट, इंटीग्रेट करने के बाद हमको क्या मिलेगा, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, y dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा और dz का इंटीग्रेशन z हो जाएगा। जीरो है यानी कि कोई कांस्टेंट रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम कांस्टेंट a मान लेते हैं। बात समझ में आ रही है? dx का इंटीग्रेशन x, dy का इंटीग्रेशन y, dz का इंटीग्रेशन z, यहाँ जीरो है तो उसके लिए हम लोग कोई कांस्टेंट a मान लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक और मल्टीप्लायर इस्तेमाल करेंगे, ठीक ना। आप देखिएगा लैग्रेंजेस का क्वेश्चन कैसे इस्तेमाल सॉल्व करते हैं, तो हमको जो है यहाँ से एक और मल्टीप्लायर्स लेना होगा। तो इस बार जो मल्टीप्लायर्स हम लेंगे अपनी सुविधा के अनुसार फिर से ले लेंगे। इस बार हम वन बाय एक्स, वन बाय वाई, वन बाय जेड ले लेते हैं। अगेन यूजिंग द मल्टीप्लायर्स, अगेन यूजिंग द मल्टीप्लायर्स। सवाल ये उठता है कि सर ये हमको पता कैसे चलेगा कि कब कौन सा मल्टीप्लायर्स लेना है, तो जितना क्वेश्चन आप बनाइएगा, ठीक है, उससे आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक एक्सपीरियंस आ जाएगा किस सिचुएशन में क्या लेना है। तो हम लोग ये ले लेंगे। अब इसके बाद फिर से आगे कैलकुलेट करते हैं, पेज पलट रहे हैं हम, ठीक है। और हम लोग जो है एक्स वाई जेड का वो वैल्यू रखेंगे और हर एक फ्रैक्शन निकालते हैं। वी फाइंड ईच फ्रैक्शन, सारा फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, जैसे ही आप वन बाय एक्स रखिएगा तो डी एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई एक्स हो जाएगा। वन बाय वाई रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई वाई हो जाएगा। उसी तरह से ये हो जाएगा डी जेड बाई जेड हो जाएगा। नीचे तो सारा आप जैसे ही वन बाय एक्स, वन बाय वाई रखिएगा तो वो सारा कट छट के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स जोड़ डी वाई बाई वाई जोड़ डी जेड बाई जेड इज इक्वल टू जीरो। बात समझ गए? अब यहाँ से हम लोग वही करेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे इसको। देखिए ये जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। यहाँ से क्वेश्चन लगभग हर बार या अल्टरनेट साल में पूछ ही देता है, तो इसलिए आप इसको देख के जाइए। इंटीग्रेटिंग वी गेट, इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, डी एक्स बाई एक्स, जैसे ही वन बाय एक्स आ जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या है, वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन, वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, एल एन एक्स हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एल एन एक्स प्लस एल एन वाई प्लस एल एन जेड, ये हो जाएगा एल एन एक्स प्लस इसका हो जाएगा एल एन वाई और इसका क्या हो जाएगा, एल एन जेड हो जाएगा इज इक्वल टू, इधर भी हमारा क्या है, जीरो है यानी कि कोई कांस्टेंट रहा होगा। तो कांस्टेंट तो हमारा कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग जो है एल एन ए मान लेते हैं कांस्टेंट, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लॉग का प्रॉपर्टी लगा देंगे। जब तीनों जोड़ में है तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों जोड़ में एक्स वाई जेड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, एक्स इंटू वाई इंटू जेड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +
इसको हम लोग ए नहीं बी मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोग ln ए नहीं ln बी मानते हैं, क्योंकि हम लोग ए जो है ऑलरेडी मान चुके हैं। पिछला बार जब आप मल्टीप्लायर लिए थे तो वहाँ कांस्टेंट ए ही माने थे। ये हो जाएगा ln बी के बराबर। अगर आप यहाँ से दोनों साइड एंटी लॉग ले लीजिएगा तो ये आपके पास क्या बच जाएगा, दोनों साइड जब एंटी लॉग ले लीजिएगा तो आपको इधर बच जाएगा एक्स वाई जेड और इधर बच जाएगा बी बच जाएगा। इसको आप क्या मान लीजिए, इसको आप सेकंड मान लीजिए। बात समझ गए? जब पहला बार मल्टीप्लायर लिए थे तो वहाँ कांस्टेंट ए आया था, इस बार जो लिए हैं उसको बी मान लिए हैं। तो ये दो इक्वेशन हो गया। अब इस दोनों की मदद से हम लोग फाइनल आंसर लिख देंगे। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, हेंस फ्रॉम वन एंड टू, वन और टू की मदद से हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे। द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज, दिए हुए इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइव। हमारा पहला क्या आया था, ए बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड आया था, और बी बराबर कितना आया है, एक्स वाई जेड आया है। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। लेकिन इसको हम लोग किसी और रूप में भी लिख सकते हैं। इसी आंसर को हम लोग और भी तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि आपको हम सब बता बता देते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या आंसर होता है नहीं होता है। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर फंक्शन एक्स वाई जेड। बात समझ गए? तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, ये भी आपका आंसर है, ये भी आंसर है, लिखने का अपना अपना तरीका है। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से अगर आएगा तो आई होप कि 7 नंबर आपसे छूटेगा नहीं, कंफर्म बन ही जाएगा। समझ गए? बहुत आसान है, एक दो बार इस तरह का क्वेश्चन एक आध और प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक, ताकि आपको मल्टीप्लायर सेलेक्ट करना आसान हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन जो है कोई रोक नहीं सकता है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्व द इक्वेशन डेल क्यूब जेड बाय डेल एक्स क्यूब माइनस टू डेल क्यूब जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई टू ई पर पावर टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई। ये क्वेश्चन आपको बनाना है। ये भी क्वेश्चन आपका आसान ही है, बस आपको स्टेप्स मालूम होना चाहिए, उसके बाद देखिए क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा आपको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दिए हुए इक्वेशन को ना सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल क्यूब जेड बाय डेल एक्स क्यूब को हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग डी क्यूब लिखेंगे। ठीक है, माइनस टू लिखा हुआ है, डेल क्यूब जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डेल स्क्वायर, सॉरी डी स्क्वायर डी डैश, टू डी स्क्वायर डी डैश हो जाएगा। और इसको किससे गुना करेंगे, हम लोग सबको गुना कर देते हैं जेड से। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर है आपका टू ई पर पावर टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन का भी आपको मतलब बता दिया। ऑक्सिलरी मतलब क्या होता है, हेल्पिंग, मतलब ऐसा इक्वेशन जो हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इस क्वेश्चन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, डी को एम से रिप्लेस कर देते हैं। तो जहां डी लिखा हो वहां पे आप एम लिख दीजिए, एम क्यूब माइनस टू एम स्क्वायर। ठीक है, डी डैश को हम लोग वन मान लेते हैं, जेड भी हमारा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, बाकी इधर राइट साइड का टर्म हमारा जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सिलरी इक्वेशन बन के तैयार हो गया। बात समझ में आ रही है? इसमें क्या करते हैं, डी को हम लोग एम से रिप्लेस कर देते हैं, बाकी सब टर्म को वन कर लेते हैं, और आरएचएस हमारा जीरो हो जाता है। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, एम माइनस टू बराबर जीरो। तो यहाँ से हमारा जो है, चूंकि इसका मैक्सिमम पावर कितना है, तीन है, इसका मैक्सिमम पावर तीन है, तो तीन को रूट निकल के आएगा, कौन कौन सा आएगा, एक हमारा हो जाएगा
एम स्क्वायर बराबर 0 और एम बराबर 2, यानी कि m का 3 वैल्यू निकल के आएगा। कौन कौन सा? एम स्क्वायर बराबर 0 मतलब 0 0 और 2। बात समझ गए? एम स्क्वायर बराबर 0 का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि 2 बार हमारा क्या होगा? 0 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया कि ये निकल के आ गया। अब यहाँ से हम लोग सी एफ निकाल देंगे। देयरफॉर सी एफ इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा, पहला वाला में हमारा क्या है? m का वैल्यू 0 है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख लेंगे? f1y लिख लेंगे। क्यों सर? क्योंकि m का वैल्यू 0 है। दूसरा वाला में हमारा रूट रिपीट किया है, रूट हमारा क्या हो रहा है? यहाँ पे रिपीट कर रहा है, 0 2 बार आया है, रूट रिपीट किया है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिख लेंगे? एगो x अपने मन से जोड़ देंगे और ये भी हो जाएगा f2y। ठीक है। और तीसरा वाला हमारा क्या है? 2 आया है, तो इसको आप क्या लिखिएगा? तीसरा वाला 2 आया है, तो इसको आप क्या लिखिएगा? f3y प्लस 2x। बात समझ गए? तो ये हमारा क्या निकल के आ गया? सी एफ निकल के आ गया। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या निकालेंगे? पी आई निकालेंगे। पी आई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हमारा जो भी टर्म है यहाँ जेड के साथ मल्टीप्लाई, उसको उधर भेज देंगे। कहाँ पे? ये जो जेड के साथ जो भी चीज मल्टीप्लाई है, यहाँ पे जेड के साथ ये जो मल्टीप्लाई, इसको उठा करके हम लोग इस साइड भेज देंगे, आरएचएस भेज देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 1 बाय मल्टीप्लाई में क्या है? डी क्यूब माइनस, इसको अच्छे से लिख देते हैं हम, डी क्यूब माइनस 2d² डी डैश d² डी डैश। बात समझ गया? और इधर हमारा क्या है? 2e पर पावर 2x, e पर पावर 2x प्लस 3x² y। ये तो हमारा है ही। हम लोग जो है इस चीज को फर्दर आगे सॉल्व किए हैं। फर्दर सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो है ये चीज बच के आ रहा है। यहाँ पे आपको एक और बात हम बता देना चाहेंगे कि हमारा जो है जैसे e पर पावर 2x होता है ना, ठीक, तो यहाँ पे जो x के साथ मल्टीप्लाई है उससे हम लोग क्या करते हैं? d को रिप्लेस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे d क्यूब है तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब, 2d² डी डैश है तो 2 इंटू डी, डी स्क्वायर के बदले क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम लोग ऊपर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा पावर। बात समझ गए? तो यहाँ से इतना करने के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग इसको क्या करेंगे? ये हो जाएगा 1/4 ई पर पावर 2x, ये हो जाएगा 1/4 ई पर पावर 2x जोड़ 3 बटा डी क्यूब। इसको आप एक्सपेंड कीजिएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2d डैश बाई डी जोड़ 4d डैश का स्क्वायर बटा d² प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आगे हमारा जो है बढ़ता जाएगा। और x² y तो इसमें मल्टीप्लाई है तो उसको आप लास्ट में लिख ही दीजिएगा। यहाँ से हमारा ये फर्दर अगला सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या आता है? ये आ जाएगा 1/4 ई पर पावर 2x 3/d³ x² y प्लस 2/dx² इंटू 1। ठीक ना? इतना हमारा आ जाएगा। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? इसको एक और स्टेप सॉल्व कर देते हैं। इसको जब आप एक और स्टेप सॉल्व कीजिएगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 1/4 ई पर पावर 2x, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ 3/d³, ठीक है, x² y रहेगा हमारा प्लस ये क्या हो जाएगा? 2/3 x³ हो जाएगा। 2/3 क्या हो जाएगा? x³। अब यहाँ से आपको सर दर्द हो सकता है कि सर ये x³ आप कैसे लिख दिए?
बात समझ में आ रही है? यहाँ पे ये हमारा 1 जो है गुना में है, यहाँ पे ये 1 जो है एक्स स्क्वायर के साथ गुना में है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 1 गुना में है। तुमको बताते हैं एक और बात, यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब में कैसे आ गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किए हैं, एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा। कैसे किए हैं, तो तुमको एक बात बताते हैं कि अगर तुमको क्या लिखा हुआ मिल जाए, 1/d(f(x) लिखा हुआ मिल जाए, 1/d कौन सा, कैपिटल डी, कहाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन में 1/D(f(x) लिखा हुआ मिल जाए, तो इसको तुम क्या समझोगे, इसको तुम समझोगे ये हमको इंटीग्रेट करने का रहा है, यानी कि इसका मतलब होता है fx dx। बात समझ में आ गया किस चीज का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे हमारा जो है 1/d जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन है। तो 1/d ये किसके साथ लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, ऊपर एक्स क्यूब हो जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, इसी के लिए ये आया है। समझ गए? इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसको जब आप आगे सॉल्व कीजिएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर आपका डी क्यूब है, मतलब 3 बार इंटीग्रेशन। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे फिर डी क्यूब है, तो इसका मतलब 3 बार इंटीग्रेशन, पहला वाला टर्म तो वही रह जाएगा 1/4 e⁻²x रह जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, प्लस ये हो जाएगा 3y, और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ये हमारा क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कीजिएगा, कितना बार करना है, इसका इंटीग्रेशन, यहाँ डी क्यूब लिखा हुआ है, मतलब इसका इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 3 बार कीजिएगा, तो पहला बार कीजिएगा एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर एक्स पर पावर 4, फिर एक्स पर पावर 5, तीसरा बार में हमारे पास क्या बचेगा, एक्स पर पावर 5, तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देते हैं एक्स पर पावर 5। जब पहला बार कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा, दूसरा बार कीजिएगा एक्स पर पावर 4/4 हो जाएगा, और तीसरा बार कीजिएगा एक्स पर पावर 5/5 हो जाएगा, तो इसको हम एक साथ लिख दिए, प्लस ये हो जाएगा 2। ठीक है, उसी तरीके से एक्स क्यूब को 3 बार इंटीग्रेट कीजिएगा, तो पहला बार इंटीग्रेट कीजिएगा एक्स पर पावर 4, नीचे हमारा क्या आएगा 4, एक्स पर पावर 5, नीचे 5, एक्स पर पावर 6, नीचे 6, तो यहाँ पे हमारा फाइनली एक्स पर पावर 6 हो जाएगा। क्यों किया है 3 बार इंटीग्रेट, वो आपको बता दिए। अब यहाँ से हम लोग जो है इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप e⁻²x/4। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं एक्स पर पावर 5 y/20 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो ये 3 और ये 3 कट जाएगा हमारा, ठीक ना, उसी तरह से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस एक्स पर पावर 6/6×5=30 × 60। बात समझ गए? अब हम लोग, ये हमारा क्या निकल के आ गया, पी निकल के आ गया, ये हमारा क्या निकल के आया भाई, ये हमारा जो निकल के आया है इसको हम लोग पी कहते हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर लिखाता है वो क्या होता है, सी एफ और पी का जोड़ होता है। बात समझ रहे हो ना? सो कंप्लीट सॉल्यूशन इज, कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, सी एफ और पी का जोड़ हो जाएगा, यानी कि y बराबर सी, सॉरी y कहते हैं, z बराबर होगा, z बराबर हमारा क्या हो जाएगा, f1y प्लस एक्स f2y, ये हमारा सी एफ हो गया, एक्स f2y प्लस f3y प्लस 2x। बस समझ गए? तो ये हमारा सी एफ निकल गया, इसमें आप पी आई जोड़िए, पी आई में हमारा देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे पी आई के केस में अगर 60 एलसीएम ले लें, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 60 एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/60, 15 e⁻²x जोड़ 3x पर पावर 5y, 3x पर पावर 5y प्लस x पर पावर 6। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझ गए? तो क्वेश्चन हमारा आसान था, बस आपको प्रोसेस मालूम होना चाहिए। उसके बाद इसमें आप नया चीज क्या सीखे, 1/d अगर कैपिटल डी लिखा रहेगा इसका मतलब क्या समझना है, इंटीग्रेशन समझ लेना है। ठीक, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। ये हमारा 2 का ए और 2 का बी था। अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन जो देखेंगे वो 9 नंबर देखेंगे। 9 नंबर क्यों देखेंगे, क्योंकि आपको एक बात बताते हैं, 9 नंबर हमारा आसान पड़ेगा। आसान क्वेश्चन आपको भी स्टार्टिंग में समझ में आ जाए तो अच्छा है।
उसके बाद बाकी क्वेश्चन भी हम देखेंगे, क्वेश्चन छोड़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। देखिए इस मैथ्स में आपको पीडीएफ नहीं मिल पाएगा, आपको पूरा वीडियो खुद से देखना पड़ेगा, ठीक है। पीडीएफ का ऑप्शन है, इसलिए पीडीएफ मांगिएगा नहीं हमसे। और आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन पढ़िए, वहाँ आपके काम का बहुत सारा चीज़ मिलेगा, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलेगा, या कोई भी तरह का चेंजेस रहता है तो आप हमको बताइए, हम देख लेंगे। ये क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट 1 - x², ये जो भी आपको प्रूफ करना है, जहाँ पे पी एन एक्स क्या है, लीजेंडर पॉलिनोमियल है। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको हर बार पूछ ही देता है, ठीक है। 7 नंबर का प्रूफ के रूप में इस तरह से पूछता है, एक लीजेंडर पूछता है, दूसरा बेसल पूछता है। तो यहाँ पे पहले लीजेंडर पूछा है, आईसी में जो पार्ट बी है उसमें बेसल पूछे हुए, दोनों पूछे हुए यहाँ पे, ठीक। तो ये जो फॉर्मूला है, ये है कि आपको बताते हैं, हमारे पास जो है ना कुछ रेफरेंस फॉर्मूला है, ठीक है। हमारे पास जो है कुछ रेफरेंस फॉर्मूला है, जैसे कि ये देखिए आपका कुछ रेफरेंस फॉर्मूला हो गया, 7 गो फॉर्मूला है, सातों में से कोई एक प्रूफ हर बार पूछ ही देता है, ठीक है। हमने अलग से ही सातों फॉर्मूला को प्रूफ कर रखा है, हमने ये सातों फॉर्मूला को अलग से प्रूफ कर रखा है, आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है इंपॉर्टेंट है, इसमें से हम लोग इस्तेमाल करके अभी प्रूफ करेंगे। तो हमको ये जो प्रूफ करना है 1 - x² पी एन डैश एक्स, ये हमारा कौन सा है, छठा नंबर फॉर्मूला है, ठीक है। छठा नंबर रेफरेंस फॉर्मूला है। तो छठा नंबर को हम लोग प्रूफ करने के लिए हम लोग जो है 5वां नंबर रेफरेंस फार्मूला का इस्तेमाल करने वाले हैं। छठा नंबर प्रूफ करने के लिए 5 नंबर फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो इसी के लिए हम सामने में लिखे हुए हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हम लोग जो 5 नंबर है आपका फॉर्मूला, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा 5 नंबर फॉर्मूला है, इसमें क्या करेंगे, जहां n लिखा हुआ उसको n-1 से रिप्लेस कर देंगे। जहां जहां n लिखा हुआ, जैसे यहाँ n+1 है, तो इसको n के बदले n-1 लिख देंगे, ठीक है। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, क्या बोले आप एक बार फिर से सुनिएगा। इन रेकरेंस फॉर्मूला, RECURRENCE, इन रेकरेंस फॉर्मूला, कौन सा रेफरेंस फॉर्मूला, एग्जाम में तो आप छबो सातों लिखिएगा नहीं ना, तो आपको वहां मेंशन करना पड़ेगा कौन सा रेफरेंस फॉर्मूला है। इन रेफरेंस फॉर्मूला n+1 इंटू पी एन, n+1 इंटू पी एन बराबर पी डैश n+1 माइनस एक्स पी एन डैश माइनस एक्स पी एन डैश। ये जो आपका रेफरेंस फॉर्मूला है, इसमें आप क्या कीजिएगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑन रिप्लेसिंग, किसको रिप्लेस करेंगे, n को बाय n-1, n को रिप्लेस कर देंगे n-1 से, तो हमको क्या मिल जाएगा, वी गेट हमको मिलेगा। अगर आप इसको जैसे रिप्लेस कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, n+1 में से n-1 घटाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या बच जाएगा, n(p(n-1) इज इक्वल टू p डैश n माइनस एक्स p डैश n-1, ये बच जाएगा हमको। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये हमारा बच गया। दूसरा काम हम लोग क्या करेंगे, रेफरेंस फार्मूला 3 लेंगे, यानी कि ये हम लोग जो है रेफरेंस फार्मूला ये तीसरा नंबर लेंगे, ठीक। और इसमें क्या करने वाले हैं, रेफरेंस फॉर्मूला वी हैव, हमारे पास क्या है, n इंटू पी एन बराबर एक्स पी एन डैश माइनस पी डैश n-1, पी डैश n-1। तो ये हमारा तीसरा नंबर हो गया। इस चीज को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस चीज को आगे सॉल्व करेंगे, क्या मतलब, हम लोग x से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाई x, x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा
एन एक्स पी एन बराबर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पी एन डैश माइनस एक्स पी डैश एन माइनस वन हो जाएगा। बात समझ गए। इसमें हम लोग क्या किया है, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इसको आप क्या मान लीजिए, इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एगो को 1 मान लिया, एगो को 2 मान लिया, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 2 को किससे, 1 से। Subtracting 2 from 1 we get 1 में से 2 को आप घटा दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा 1 में से जैसे ही 2 आप घटाइएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास n पी एन माइनस वन। ठीक है, n पी एन माइनस वन माइनस n एक्स पी एन बराबर पी एन डैश माइनस पी एन डैश माइनस एक्स स्क्वायर पी एन डैश एक्स स्क्वायर पी एन डैश। बात समझ गए, तो ये आपको मिल जाएगा। और इसको आप फाइनली क्या लिख सकते हैं, इसको आप फाइनली लिख सकते हैं, ये वाला जो टर्म है, कौन वाला, ये वाला, इसमें पी एन डैश है, इसमें भी पी एन डैश है, पी एन डैश को कॉमन लेके बाहर कर दीजिएगा तो ये क्या बच जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ पी एन डैश है, यहाँ पी एन डैश है, इसको कॉमन लेके बाहर कीजिएगा, क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। तो इसको आप लिखिएगा क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एन डैश बराबर, इधर हमारा क्या बच जाएगा, एन, दोनों में एन कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे देखिए इसमें भी एन है, इसमें भी एन है, एन को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा एन कॉमन चला जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, पी एन माइनस वन माइनस एक्स पी एन बच जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या करना था, प्रूफ करना था। ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया है। बात समझ गए। अब किसी के मन में ये सवाल हो सकता है, जैसे मेजोरिटी बच्चा क्या होता है कि पढ़ता है, पढ़ता लिखता नहीं है, फाइनली आपका जो है पीवाईक्यू का आ गया वीडियो देखने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको जानकारी नहीं है तो हम बता देते हैं, क्या बता देते हैं, पी एन एक्स कहिए या फिर पी एन कहिए, बात बराबर ही है। क्या बोल रहे हैं, ये जो पी एन एक्स लिखा हुआ है इसको आप पी एन भी कह सकते हैं। फिर से सुनिएगा क्या कह रहे हूँ, आप पी एन एक्स कहिए या फिर पी एन कहिए, बात बराबर है, दोनों एक ही चीज है। उसी तरीके से पी एन डैश एक्स कहिए या फिर पी पी एन डैश कहिए, दोनों बात बराबर ही है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, अक्सर वहां एक्स था इसमें एक्स नहीं लिखा हुआ है, क्या है नहीं है। ठीक है, तो सबके लिए कंफ्यूज नहीं होना है, आपको हम काम था बताना, हम बता चुके हैं, समझ गए ना। तो आगे से यहाँ से इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला जो 5 है, 5 में n को रिप्लेस कर देंगे n माइनस वन से, पहला काम। दूसरा काम क्या करेंगे, रेफरेंस फार्मूला 3 ले लेंगे। ठीक है, रेफरेंस फार्मूला 3 में हम लोग क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद 1 में से 2 घटा देंगे। ठीक है, 1 में से 2 घटा देंगे, हमारा जो है आंसर ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। तो 3 स्टेप में हो गया, 7 नंबर आपको कंफर्म हो गया। बात समझ गए। चलिए अगला हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसी में 9 में बी जो पूछे हुए है, 9 का बी जो पूछे हुए, ये हमारा क्या है, बेसल का क्वेश्चन है, बेसल फंक्शन का क्वेश्चन है। तो इसमें भी हमारा रेफरेंस फार्मूला आता है, जैसे अभी लीजेंडर में बताया था ना 6 गो, तो इसमें भी रेफरेंस फार्मूला होता है 6 गो। उसमें 7 गो था, यहाँ पे 6 गो। बात समझ गए। इसी 6 में से कोई ना कोई एक प्रूफ हर बार पूछ ही देता है। ठीक, तो इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसका अच्छे से तैयारी करके जाइए। देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हम इस रेफरेंस फार्मूला में से एक फार्मूला उठाना चाहेंगे। कौन सा, फार्मूला नंबर 2 उठाना चाहेंगे। हम लोग जो है ये फार्मूला प्रूफ करने के लिए फार्मूला नंबर 2 हम लोग सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद देखिए 2-3 स्टेप में ये भी क्वेश्चन आपका शॉर्ट में आसानी से हो जाएगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है,
पहला क्या लिखिएगा, फ्रॉम रेकरेंस फार्मूला, फ्रॉम रेकरेंस फार्मूला वी हैव, रेफरेंस फार्मूला से हमारे पास कौन सा रेफरेंस फार्मूला है, एक्स जे एन डैश एक्स बराबर माइनस एन जे एन एक्स जोड़ एक्स जे एन माइनस वन एक्स। बात समझ गया। तो ये हम लोग जो है कहाँ से लिखे, रेफरेंस फार्मूला से लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हमारा जो LHS वाला पार्ट है, LHS में क्या कहता है, डिफरेंशिएशन एक्स पर पावर एन जे एन एक्स, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे आपका दो फंक्शन है, एक जे एन एक्स फंक्शन है, एक एक्स पर पावर एन है, मतलब एक को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरा को डिफरेंशिएट करेंगे, वैसा वाला काम करेंगे। बात समझ में आ रही है, क्या करेंगे। अब हम लोग जो है LHS को सॉल्व करेंगे। नाउ डी बाय डी एक्स एक्स पर पावर एन जे एन एक्स, इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं। बात समझ गए। इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जैसे इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो हमारा सबसे पहले यहाँ पे क्या, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। ठीक है, एक को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरा को डिफरेंशिएट, फिर दूसरा को कांस्टेंट, पहला को डिफरेंशिएट, वो वाला काम करना है। तो जैसे ही आप क्या कीजिएगा, पहले हम लोग जो है एक्स पर पावर एन को कांस्टेंट रख देते हैं, जे एन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जे एन डैश एक्स हो जाएगा। बात समझ गए। उसी तरीके से इस बार हम लोग क्या करेंगे, जे एन को कांस्टेंट कर दीजिए। ठीक है, और जे एन को कांस्टेंट कर दीजिएगा तो हमारा अगला क्या हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स पर पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन। जैसे अभी आपको थोड़ा देर पहले बताए थे, पी एन एक्स कहिए या फिर पी एन कहिए, बात बराबर है। उसी तरीके से जे एन कहिए या फिर जे एन एक्स कहिए, बात बराबर है हमारा। समझ गए। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो हमारा आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा एक्स पर पावर एन माइनस वन, एक्स पर पावर एन माइनस वन को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा। देखिए यहाँ से क्या करने वाले हैं, ये जो हमारा जे एन डैश एक्स आया है, क्या आया है, जे एन डैश एक्स। यहाँ पे आप देखिए, जे एन डैश एक्स इंटू एक्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं ना। हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू जे एन डैश एक्स को इतना लिख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे जो हमारा है, यहाँ पे हम लोग वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, कौन, ये वाला। तो हमको क्या मिलेगा, एक्स पर पावर एन हमने कॉमन ले लिया है। वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद हमको यहाँ जो मिलेगा, ये हो जाएगा एक्स पर पावर एन माइनस वन माइनस एन जे एन एक्स, जे एन एक्स प्लस एक्स जे एन माइनस वन एक्स। बात समझ गए। उसके बाद यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एन एक्स पर पावर एन माइनस वन, एन एक्स पर पावर एन माइनस वन, और जे एन, ये तो हमारा लास्ट टर्म एज इट इज रह जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो एक्स पर पावर एन माइनस वन हमारा जो है कहाँ पे है, ये पहला वाला टर्म में भी एक्स पर पावर एन माइनस वन है, दूसरा वाला टर्म में भी एक्स पर पावर एन माइनस वन है। हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। एक्स पर पावर एन माइनस वन को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। पहला वाला टर्म में हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पे हमारा बच जाएगा एक्स जे एन माइनस वन एक्स बच जाएगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे हमारा इतना बच जाएगा। कैसे बच जाएगा सर, जैसे ही एक्स पर पावर, ये हमारा एक्स पर पावर एन माइनस वन कॉमा बाहर जाएगा तो ये वाला टर्म, ठीक है, यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है और यहाँ पे हमारा प्लस साइन लगा हुआ है, ये आपस में कट जाएगा। कौन कौन सा टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में हमारा क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ से कटने के बाद हमारा इतना बचता है। अब इसको आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर एन माइनस वन है और यहाँ पे एक्स पर पावर वन है, ये दोनों आपस में गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर एन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्स पर पावर एन लिख सकते हैं, और जे एन माइनस वन एक्स तो हमारा है ही। ठीक ना। अब यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा,
कि हम लोग किसको मान के चले थे, हम लोग जो है LHS मान के चले थे। तो ये था हमारा LHS। LHS किसके बराबर हो गया, इसके बराबर, जो कि हमारा क्या RHS है। यानी कि हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर d बाय dx x पर पावर n jnx इज इक्वल टू, ये हमारा कितना हो जाएगा, x पर पावर n jn-1 x के बराबर हो जाएगा। यही चीज आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। बात समझ में आ रही है। तो कुछ नहीं किए हैं हम लोग। सबसे पहला हम लोग रेफरेंस फार्मूला 2 सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद LHS को लेके आगे बढ़े, LHS को लिए इसको आगे बढ़े। आगे कैसे बढ़े, यहाँ पे हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिए। डिफ्रेंसिएशन करने के बाद जो रेफरेंस फार्मूला हम लोग लिए थे 2 नंबर, उसका हम लोग इस्तेमाल किए, इस चीज को रिप्लेस किए। उसके बाद हम लोग क्या किए, एक आध स्टेप जो है सिंपल जोड़ घटा सॉल्व किए, हमारा जो है ऑटोमेटिक RHS निकल के आ गया। ये जो है ये हमारा क्या है, यही तो हमारा RHS है सर, यही तो हमारा क्या है, RHS है। यानी कि हमको प्रूफ करना था, तो वो हमारा प्रूफ हो चुका है। आप क्या कीजिएगा, इसका जो है बाकी सातों का प्रूफ देख लीजिएगा, क्योंकि कंफर्म क्वेश्चन पूछता है तो प्रूफ देख के जाने में क्या जाता है। अलग से वीडियो बना हुआ है ही, आप जो है मैथ का प्लेलिस्ट खोलिए, वहां जाके इसका अलग से वीडियो है, जाके देख लीजिए। अगर पूछ दिया तो 7 नंबर कंफर्म, आसान है, 3-4 लाइन का ही प्रूफ है। ठीक है, या नहीं तो आप लोग जो चीट पुर्जा ले जाते हो, सब तो आपको पता ही है क्या क्या होता है। ठीक, आगे यहाँ से बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द एंड्स ए एंड बी ऑफ ए रॉड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग हैव द टेम्परेचर एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड 80 डिग्री सेल्सियस अंटिल स्टेडी स्टेट प्रिवेल्स। ये हमारा क्वेश्चन पढ़ने से लग रहा है क्या, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हीट इक्वेशन का क्वेश्चन है। द टेम्परेचर ऑफ द एंड्स आर चेंज टू 40 डिग्री सेल्सियस एंड 60 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर हमारा कहाँ चेंज हो रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस और 60 डिग्री सेल्सियस में चेंज हो रहा है। पहले 30 था, 40 हो गया, 80 था, 60 हो गया। तो आपको टेम्परेचर क्या करना है, फाइंड द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन द रॉड एट टाइम टी। किसी भी टाइम टी पे हमारा जो है रॉड में टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, वो आपको बताना है। बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हमारा जो है किसी भी टाइम टी पे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, वो चीज आपको बताना है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन बनाना। ठीक है, सबसे पहले तो ये हमारा हीट इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो हमको हीट इक्वेशन मानना पड़ेगा। लेट द हीट इक्वेशन बी, हमारा हीट इक्वेशन क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल टी बराबर सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। बात समझ गए। तो ये हमारा जो है स्टेडी स्टेट कंडीशन में हमारा क्या होता है, यू इंडिपेंडेंट होता है टाइम का, और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, एक्स पे डिपेंड करता है। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, स्टेडी स्टेट दिया हुआ है। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में हमारा यू जो है इंडिपेंडेंट है टाइम का, यानी कि उसको टाइम से कोई लेना देना नहीं है, और डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ किस पे, एक्स पे। तो इक्वेशन 1 में हमारा जो है ये टी वाला टर्म ये हमारा टोटल गायब हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टेडी स्टेट लिखा हुआ है, और स्टेडी स्टेट में हमारा जो है यू सिर्फ और सिर्फ एक्स पे डिपेंड करता है। तो हम नहीं होता है तो एक लाइन लिख भी देते हैं, इन स्टेडी स्टेट कंडीशन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझ गए। इन स्टेडी स्टेट कंडीशन यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड डिपेंड्स ओनली ऑन ऑफ टाइम एंड डिपेंड्स ओनली ऑन, ये किस पे डिपेंड करता है, ऑन एक्स। ये जो है टाइम से इंडिपेंडेंट है और सिर्फ एक्स पे डिपेंड करता है। सो
इक्वेशन वन इम्प्लाइज मतलब इक्वेशन वन हमारा जो अब क्या बन जाएगा, ये टी वाला टर्म जीरो हो जाएगा, सी स्क्वायर को उधर भेजिएगा वो भी जीरो हो जाएगा, तो इक्वेशन वन जो है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किस में, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर बराबर जीरो हो जाएगा। इक्वेशन वन जो है अब ये बन जाएगा, जिसको आप क्या मान लीजिए, टू मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इट्स सॉल्यूशन इज u बराबर a प्लस बी एक्स। ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हमको क्या करना है कि बाकी इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, हमको क्वेश्चन में u क्या दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, जैसे टू एंड्स ए बी ऑफ ए रॉड 20 सेंटीमीटर, तो मान के चलो ये ए बी जो है दो एंड हो गया, कितना सेंटीमीटर का रॉड है, 20 सेंटीमीटर का रॉड है। स्टार्टिंग में ए का टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस, और बी का कितना है, 80 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ रही है, स्टार्टिंग में ये जो टेम्परेचर है वो क्या है, तो जब हमारा x बराबर 0 होगा तो u का वैल्यू 30 हो जाएगा, और जब x बराबर 20 होगा, क्या कह रहे हैं कि जब हमारा x बराबर 0 यानी a पे हमारा u का वैल्यू 30 हो जाएगा, और जब x बराबर 20 यानी कि हमारा जब b पे वैल्यू होगा तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस u बराबर 30 फॉर x इज इक्वल टू 0 एंड u बराबर 80 फॉर x इज इक्वल टू 20, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए ठीक है, तो यहाँ से हमारा a और b का वैल्यू निकल जाएगा। ये वाला जो वैल्यू है u बराबर 30x0, उसको हम उठा के इसमें रख देंगे, तो यहाँ से हमको a और b का वैल्यू इस इक्वेशन का मिल जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, देयरफॉर a बराबर 30, b बराबर क्या हो जाएगा, 80 माइनस 30/2, 80 माइनस 30/2, सॉरी 2 नहीं 20, तो 8 में से 3 50/20, 50/20 यानी 5/2, अढ़ाई आ जाएगा ये। बात समझ गए, तो इतना निकल के आ जाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनिशियल कंडीशन आर एक्सप्रेस्ड बाय 10 इनिशियल कंडीशंस आर 10 इनिशियल कंडीशंस आर एक्सप्रेस्ड बाय इनिशियल कंडीशन को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं यू एक्स कॉमा 0 बराबर, ये किसके बराबर हो जाएगा, 30 प्लस 5/2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो ये हमारा हो गया तैयार। ये कहाँ से आया है, 30 प्लस 5/2x, ये जो इक्वेशन है u बराबर a प्लस बी एक्स, ए और b का वैल्यू पुट करने के बाद आया है। बात समझ गए, चलिए अब बाउंड्री कंडीशन देख लेते हैं। द बाउंड्री कंडीशंस देख लेते हैं। u 0 t, ये हमको कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। जब हमारा यहाँ देखिए ये हमको 40 दिया हुआ है और दूसरा वाला 60 दिया हुआ है, 0 t हमारा यानी कि जब टाइम t हो जाएगा, पहले हमारा जब 0 था, उसके बाद जब t पे जाएंगे, t जाने के बाद हमारा क्या होगा, 40 बचेगा इधर। उसी तरह से उसमें पहले 20 था, अब जो है टाइम t पे जाएंगे तो 60 हो जाएगा।
आप बात नहीं समझ पा रहे, यहाँ पे जीरो हमारा क्या है, इसका पोजीशन बता रहा है। जैसे यहाँ पे जब आप रॉड हमारा जहाँ से शुरू हो रहा है तो इसका पोजीशन एक्स के रेस्पेक्ट में जीरो हो जाएगा, और इसका ये वाला पॉइंट एक्स के रेस्पेक्ट में 20 हो जाएगा, क्योंकि इसका लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो जब हमारा जो है एक्स का वैल्यू जीरो है तो हमको टेम्परेचर 40 दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन में देखिए टेम्परेचर चेंज हो 40 हो गया। उसी तरीके से इस पॉइंट बी पे हमारा, जब हमारा एक्स का वैल्यू क्या है 20 है, तो टेम्परेचर चेंज होकर 80 से क्या हो गया 60 हो गया, यहाँ 60 हो गया। उस हिसाब से हमने ये इक्वेशन बना लिया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हमारा स्टेडी स्टेट टेम्परेचर क्या निकल के आएगा, इसको आप इक्वेशन 3 मान लीजिए। यूजिंग to the steady state temperature is using to the steady state टेम्परेचर इज, इक्वेशन 2 को इस्तेमाल करेंगे तो हमारा स्टेडी स्टेट टेम्परेचर कितना निकल के आएगा, ये हमारा आ जाएगा यू एक्स कॉमा जीरो बराबर यू एक्स कॉमा जीरो बराबर 40 प्लस 60 माइनस 40/20, 40 प्लस 60 माइनस 40/20 एक्स, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा 40 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको आप क्या मान लीजिए, इक्वेशन 4 मान लीजिए। अब यहाँ से हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब कम क्वेश्चन लंबा भले जाता है, ठीक ना, लेकिन अगर आप एक बार में समझ गए तो 14 नंबर कंफर्म देके जाएगा। देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन सब होता है ये सब थोड़ा लंबा जाता है, ठीक ना, क्योंकि 14 नंबर का भी होता है। ऊपर से आपको एक बात बता दें, थोड़ा इसमें अजीब अजीब कैलकुलेशन है तो बोरिंग जैसा लग सकता है, और उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। एक बार आप इसका जो भी है इधर उधर लिख के भी ले जाइए, आपको नंबर आ जाएगा कंफर्म, क्योंकि एकदम सेम टू सेम पूछेगा। एक और बात यहाँ पे बताते हैं, जैसे हमने पहला क्या बनाया, पहला जो कंडीशन लिया हम लोग स्टार्टिंग का लिए, यानी कि जब हमारा जो है टेम्परेचर जीरो था, टेम्परेचर में चेंज नहीं था, तब का लिए थे। तो पहला कंडीशन हुआ जब हमारा टेम्परेचर में चेंज नहीं था। दूसरा क्या लिए, जब टेम्परेचर चेंज हो गया 40 से 60, 40-60 हो गया, पहले 30-80 था ना स्टार्टिंग में, चेंज हो गया क्या हो गया 40-60, तो दूसरा कंडीशन 40-60 ले लिए। अब हमको एक तीसरा कंडीशन बनाना पड़ेगा। तीसरा कंडीशन कब, कि जब हमारा बीच का रहा होगा, जैसे स्टार्टिंग में 30-80 था, लास्ट हो गया 40-60, तो इसके बीच में कुछ तो रहा होगा ना, 30-80 और 40-60 के बीच में कुछ तो रहा होगा, उस समय का हम लोग क्या क्या बनाएंगे, कंडीशन बनाएंगे। तो आइए देखिए यहाँ से, जब हम लोग क्या बात करेंगे, इंटरमीडिएट का बात करेंगे। फाइंड द to find the temperature u in the intermediate period, ठीक है। इंटरमीडिएट पीरियड में हम लोग को अगर टेम्परेचर निकालना होगा u, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है। फिर वही फॉर्मूला लगाइएगा जो हम लोग लगाते आ रहे हैं। क्या लगाते आ रहे हैं, u x कॉमा टी, x हमारा पोजीशन बताता है, ये जो u x कॉमा टी लिखते हैं ना, x पोजीशन बताता है, t टेम्परेचर बताता है। ठीक है, u x कॉमा टी बराबर u x x जोड़ u t x t। बात समझ में आ गया, चलिए ठीक है। अब ये जो इक्वेशन आप बना है ये क्या करेगा, हीट का इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन को ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये जो इक्वेशन आप लिखे हैं ये वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे ये सेटिस्फाई करेगा, सिंस u x t satisfies one dimensional
हीट इक्वेशन, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन को ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसलिए देयरफॉर यू एक्स टी बराबर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स प्लस समेसन एन बराबर 1 से इन्फिनिटी, एन बराबर 1 से इन्फिनिटी ए एन कॉस पी एक्स, ए एन कॉस पी एक्स प्लस बी एन साइन पी एक्स प्लस बी एन साइन पी एक्स ई पर पावर माइनस पी स्क्वायर टी। बात समझ गए? तो ये आप निकल के आ जाएगा 0, टी बराबर, ये किसके बराबर हो जाएगा, 40 के बराबर हो जाएगा, 40 प्लस एन बराबर 1 से इन्फिनिटी ए एन ई पर पावर माइनस पी स्क्वायर टी। ठीक है, तो ये हमारा इसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, जहाँ पे आपका ए एन क्या हो गया, 0 हो गया है। ठीक है, आप देख रहे होंगे बीच का कुछ टर्म गायब हो गया है, तो यहाँ पे हमारा एक्चुअली क्या हुआ है, ए एन 0 हो गया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ए एन वाला पार्ट क्या हो गया है, 0 हो गया। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन 5 मान लेंगे। किसको, इसको हम लोग इक्वेशन 5 मान लेंगे। तो इक्वेशन 5 क्या हो जाएगा, ये हम लोग कुछ नहीं किया, ये जो स्टेप किया है ना, इसमें क्या किया, एक्स का वैल्यू 0 रख दिया और टाइम टी रख दिया। क्योंकि आप जब स्टार्टिंग में क्या रखिएगा, एक्स का वैल्यू तो 0 ही रहेगा ना, जहां से रॉड शुरू हो रहा है वहां पे एक्स का वैल्यू 0 रहेगा। इसलिए हम लोग एक्स का वैल्यू 0 रखा, और जहां जहां हमारा एक्स था वहां पे हमने 0 रख दिया। जैसे कॉस पी एक्स, एक्स के बदले 0 रखिएगा, कॉस 0 क्या होता है, उसका वैल्यू आप लिख दीजिएगा। उसी तरह से साइन पी एक्स, एक्स के बदले 0 रखिएगा, साइन 0 क्या होता है, उसका वैल्यू आप रख दीजिएगा। तो काट छांट के आप रखिएगा, कॉस 0 हमारा जो भी आता है, साइन 0 जो भी आता है वो सब रखिएगा, काट छाट के हमारा इतना आपको फाइनली मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे एक्स है तो ये एक्स 0 हो जाएगा। ठीक, तो हमको ये चीज मिल गया। अब हमारा इक्वेशन 5 जो है फाइनली क्या हो जाएगा, जब हमारा ए एन का वैल्यू 0 आ चुका है तो इक्वेशन 5 हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन 5 इम्प्लाइज, इक्वेशन 5 हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन 5 हो जाएगा यू एक्स टी बराबर, यू एक्स टी बराबर 40 प्लस एक्स प्लस 40 प्लस एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन बराबर 1 से इंफिनिटी बी एन, एन बराबर 1 से इंफिनिटी बी एन साइन पी एक्स ई माइनस पी स्क्वायर टी। बात समझ में आ गया? तो इतना हम लोग कर देंगे। अब इसी तरीके से हमारा जो है एक टेम्परेचर 60 डिग्री भी है। ठीक है, एक टेम्परेचर हमारा क्या है, 60 डिग्री भी है। आपको 40 60 दोनों दिया हुआ ना, क्वेश्चन को आप पढ़िएगा, जब टेम्परेचर चेंज होता है तो एक 40 डिग्री में चेंज होता है, एक 60 डिग्री में चेंज होता है। तो उसी तरीके से हम लोग 60 डिग्री के निकाल लेंगे। 60 डिग्री में u का वैल्यू क्या था, जैसे यहाँ पे x स्टार्टिंग में 0 था, जब आप रॉड लीजिएगा तो यहाँ पे हमारा जो a और b है, तो यहाँ पे हमारा x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे x क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तभी तो ये रॉड हमारा क्या 20 सेंटीमीटर लंबा है। तो हमने जो ये पहला वाला निकाला है, ये हमने 0 के लिए निकाला है। अब हम लोग x 20 के लिए निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे जरा देखिए, x के बदले क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे, और t हमारा कितना है, टी को एज इट इज रहने देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 बराबर 60 प्लस 20, 60 बराबर 60 प्लस 20 प्लस समेसन एन बराबर 1 से इंफिनिटी बी एन, एन बराबर 1 से इंफिनिटी
बी एन साइन 20 पी ई पर पावर माइनस पी स्क्वायर टी। पी स्क्वायर टी लिखा हुआ आप समझ जाइएगा। चलिए यहां से ये हमारा हो गया। अब यहां से हम लोग p का वैल्यू निकालेंगे। p का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम लोग जो ये टर्म है इसको पकड़ के क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे और p का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, इसको पकड़ के सॉल्व कीजिए, इसको पकड़ के सॉल्व कीजिए, आपका p का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक ना, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको आप लिखिएगा n बराबर 1 से इंफिनिटी बी एन साइन 20 बी एन साइन 20 पी पर पावर माइनस पी स्क्वायर टी माइनस पी स्क्वायर टी बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद इसी को आप क्या लिख सकते हैं, जब ये 0 हो जाएगा तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, बी एन 0 हो जाएगा और साइन 20 क्या हो जाएगा, साइन 20 पी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि हमारा जो है p बराबर क्या हो जाएगा, साइन का वैल्यू 0 कब आता है, एन पाई के केस में आता है। तो देयरफॉर यहीं पे लिख देते हैं, p बराबर क्या हो जाएगा, एन पाई बाई 20। बात समझ गए, p बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एन पाई बाई 20 हो जाएगा। कैसे आया सर, देखो साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एन पाई होता है। ये बात आप जानते हैं ना, क्या बोल रहे हैं हम लोग, साइन थीटा बराबर 0, ये जो है 20p को आप थीटा मान लीजिए, साइन थीटा बराबर 0, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन याद कीजिए, आप पढ़े होंगे साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर क्या होता है, एन पाई होता है। तो थीटा हमारा क्या है 20p है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, एन पाई के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, वहां से हम लोग p का वैल्यू निकाल देंगे एन पाई बाई 20। नहीं समझ में आ रहा है, फिर से देखो, साइन थीटा बराबर 0 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो थीटा बराबर क्या होता है, एन पाई होता है। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, साइन थीटा के बदले हमारा क्या लिखा हुआ है, थीटा के बदले 20p लिखा हुआ है, बस यहाँ से निकाल दिया हम। समझ गए बाबू, एक एक चीज पढ़ना पड़ता है, ऐसा थोड़ी होता है कि तुम एक बार देखोगे तुम्हारा काम चल जाएगा। चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अब हमारा क्या हो जाएगा, p का वैल्यू निकाल के आ गया। एक मिनट, ये जो हमारा इक्वेशन है इसको आप इक्वेशन 6 मानिए। ये जो आप निकाले हैं 5 को रिड्यूस करके, इसको आप क्या मान लीजिए, इक्वेशन 6 मान लीजिए। ठीक है, तो जैसे ही p का वैल्यू निकल जाएगा तो इक्वेशन 6 में पुट कर दीजिए, इसको निकाल के क्या कीजिए, इक्वेशन 6 में पुट कर दीजिए। p का वैल्यू पुट कीजिएगा किस में, इक्वेशन 6 में पुट कीजिएगा। तो ये हमारा हो जाएगा u x t बराबर 40 प्लस एक्स प्लस n बराबर 1 से इंफिनिटी बी एन साइन n पाई एक्स बाई 20 बी एन साइन n पाई एक्स बाय 20 e पर पावर माइनस n पाई सॉरी यहाँ पे आपका t भी हो जाएगा, माइनस n पाई t बाई 20 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन 7 मान लेंगे। समझ गए, इक्वेशन 3 का इस्तेमाल करेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3 का इस्तेमाल करेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे।
इक्वेशन 3 का इस्तेमाल कीजिएगा, ये हो जाएगा क्या, 30 + 5/2x इज इक्वल टू यू। ठीक है, यू में भी क्या, 0, और ये बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा, बाद में क्या हुआ है 40 हो गया है, तो 40 + x प्लस 40 + x प्लस इंटीग्रेशन n बराबर 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, bn sin n pi x by 20, bn sin n pi x by 20 हो जाएगा। चलिए, ये हो गया हमारा। अब यहाँ से इसको आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, और 3x/2 - 10 इज इक्वल टू 3x/2 - 10 इज इक्वल टू n बराबर 1 से इन्फिनिटी n बराबर 1 से इन्फिनिटी bn sin n pi x by 20, sin n pi x by 20 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको bn का वैल्यू जो है, bn का वैल्यू कैसे निकालेंगे, bn का वैल्यू इधर हम साइड में निकाल देते हैं। ठीक है, bn का वैल्यू आपको हम साइड में निकाल देते हैं, कैसे निकलता है, एक एक चीज आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा बाबू, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब आपको एक एक चीज थोड़ा इसमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। 2/20 0 से 20, देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, 2/20 0 से 20, और यहाँ से हमारा ये, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/20 0 से 20, 3x/2 - 10, 3x/2 - 10 sin n pi x by 20 dx, sin n pi x by 20 इंटू डी एक्स। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको बी एन का जो वैल्यू निकल के आता है वो हम आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, -20/n पाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, -20/n पाई 1 + 2 cos n पाई, 1 + 2 cos n पाई आता है। बात समझ गए। उसी तरीके से यहाँ पे हमारा जो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, hence therefore इक्वेशन 7 इम्प्लाइज, इक्वेशन 7 से हमारा जो है फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, u बराबर 40 + x माइनस 20/पाई, 20/पाई n बराबर 1 से इन्फिनिटी 1 + 2 cos n पाई बाय n, 1 + cos, सॉरी 1 प्लस, ये हो जाएगा 1 + 2 cos n पाई बाय n, 1 + 2 cos n पाई बाय n हो जाएगा। बात समझ गया। इधर हमारा क्या रह जाएगा, ये जो तुम निकाले हो साइन वाइन वाला वो सब रहेगा, ये साइन n पाई x बाय 20, n पाई x बाय 20, और e पर पावर -n पाई/20 का होल स्क्वायर t, e पर पावर -n पाई/20 का होल स्क्वायर इंटू टी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जो लास्ट में हम लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा आपका लंबा चला गया और थोड़ा मुश्किल भी है, खैर कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह का अगर आगे एग्जाम में तो सेम टू सेम पूछता है, फुल नंबर देके जाएगा, इसलिए आप चाहें तो इधर उधर लिख भी लीजिए।
अगला को सवाल क्या कहता है, यूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल सॉल्व। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाना है और इसको क्या करना है, सॉल्व करना। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको 5 मिनट में करके दिखाते हैं ये। यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन जो है। सबसे पहला तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन किस चीज़ का है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का है। इसको हम लोग जो है सबसे पहला जो हम लोग काम करेंगे कि इसका हम लोग सॉल्यूशन मानेंगे। क्या होगा सॉल्यूशन, let the solution of this equation be दिए हुए इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, क्या मान लेंगे हम लोग, u x, y बराबर कैपिटल X जो कि फंक्शन होगा स्मॉल x का, कैपिटल Y फंक्शन होगा स्मॉल y का। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा इसका रूप रंग यानी हुलिया चेंज करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जब आप इसका हुलिया चेंज कीजिएगा, डेल यू बाय डेल एक्स कहने का मतलब क्या हो गया, डेल यू बाय डेल एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स डैश वाई लिख सकते हैं। उसी तरीके से हमारा फोर कांस्टेंट है, फोर लिख दिया। डेल यू बाय डेल वाई को क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई डैश लिख सकते हैं। बात समझ गए। अब यहाँ से आगे हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक, तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वाला सारा टर्म एक साइड कर लीजिए, एक्स डैश बाय एक्स इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 4y डैश बाय वाई। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जैसे ये जो x डैश बाय एक्स है और 4y डैश बाय वाई, ये आपस में क्या बराबर है। ये जो आपस में बराबर है, इसका कुछ तो वैल्यू होगा। इसका जो है, ये जो आपस में बराबर है, इसका कुछ तो वैल्यू होगा। मान लीजिए कि वो वैल्यू हमारा k है। ठीक है, ऐसा हम लोग मान रहे हैं, इसलिए ब्रैकेट में क्या लिख दीजिएगा, से। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे। किसको किसको सॉल्व करेंगे, पहले ये x डैश बाय एक्स बराबर k कर देंगे, उसके बाद 4y डैश बाय वाई बराबर k कर देंगे। एक एक करके सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सॉल्विंग x डैश बाय एक्स बराबर k। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग, जैसे इंटीग्रेट कीजिएगा x डैश बाय एक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन, यानी कि हमको क्या आ जाएगा, log x बराबर क्या हो जाएगा, k का kx हो जाएगा। ठीक है, और कांस्टेंट तो हमको आपको मालूम ही है, क्या रहेगा कांस्टेंट हमारा, log e रहेगा, सॉरी log c1 कर दीजिए आप। कांस्टेंट जो आएगा उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, log c1 मान लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको फाइनली इसको हम लिख सकते हैं, दोनों साइड से log हटा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर c1 e टू द पावर kx। बात समझ गए। जैसे ही आप निकालिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, x बराबर c1 e टू दी पावर के एक्स, एक पार्ट सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे, ये 4y डैश बाय वाई बराबर के, इस चीज को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में हम लोग क्या करते हैं, x वाला को x के साथ, y वाला को y के साथ अलग अलग मतलब सॉल्व करते हैं। ये जो है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, इसमें क्या करते हैं, x को अलग सॉल्व करते हैं, y को अलग सॉल्व करते हैं। तो हमने x को सॉल्व कर दिया, अब हम लोग y को सॉल्व करेंगे। नो सॉल्विंग, क्या सॉल्व करेंगे हम लोग, 4y डैश बाय वाई, अरे ये y डैश इस तरह से नहीं होगा, 4 कैपिटल Y डैश कैपिटल Y, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा k के बराबर है। ठीक ना, इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो 4 अगर हमारा एक स्टेप सॉल्व करेंगे तो ये उधर चला जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक स्टेप इसको सॉल्व करेंगे तो ये k/4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उधर 4 क्या है, मल्टीप्लाई में है। ये हमारा हो जाएगा क्या,
k/4 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इसको, इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट करने के बाद आप कीजिएगा जैसे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा log y, और इधर हमारा फिर क्या हो जाएगा, k/4y प्लस कांस्टेंट आ जाएगा, उसको आप क्या मान लीजिए, log c2 मान लीजिए। यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप फर्दर लिख सकते हैं इसी चीज को सॉल्व करके, y बराबर c2, y बराबर क्या हो जाएगा, c2 e पर पावर ky/4। बात समझ गए। चलिए, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग जो है बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, ठीक ना। हम लोग के पास जो बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ है, वो बाउंड्री कंडीशन हम लोग यहाँ से अप्लाई कर देंगे। तो बाउंड्री कंडीशन हमको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पकड़िए, देयरफॉर, ये रहा आपका कंडीशन, u0, y बराबर, देयरफॉर, पहले इसको लिखिए, आपका फाइनली आंसर क्या आता है, ux, y, ये आपका क्या आ जाता है, c1 c2 e पर पावर, c1 c2 e पर पावर kx प्लस e पर पावर kx प्लस ky/4। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ गया। अब हम लोग बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, हम आगे बढ़ रहे हैं। बाउंड्री कंडीशन में हमको क्या कहता है, x0 पुट कीजिए, पुट x बराबर 0, क्वेश्चन के अनुसार क्या कहता है, x बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा, u0, y हो जाएगा, यही कंडीशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो u0, y c1 c2 e पर पावर, जैसे ही x0 कीजिएगा तो हमारा ऊपर क्या बच जाएगा, ky/4 बचेगा, x वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके बराबर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, 8 e पर पावर -3y के बराबर दिया हुआ है। बात समझ गए। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, धर के कंपेयर कर देंगे, ऑन कंपेयरिंग, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ऑन कंपेयरिंग जैसे आप कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, c1 c2 बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और k बराबर क्या हो जाएगा, ऑल्सो k/4 बराबर -3 हो जाएगा, k/4 बराबर -3 करने का मतलब k बराबर क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ठीक है, k बराबर क्या हो जाएगा, -12, यानी कि हमारा जो फाइनली आंसर आएगा, देयरफॉर u x, y, k का जो भी वैल्यू आप निकाले उसको आप पुट कर दिए, बराबर ये हो जाएगा 8 e पर पावर -12x -3y, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 e पर पावर -3 कॉमन ले लीजिएगा, ये क्या बचेगा, 4x प्लस वाई बच जाएगा, 4x प्लस वाई, यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आपको क्या होना चाहिए, स्टेप मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, ए पर्स contains 2 सिल्वर एंड 4 कॉपर कॉइन्स, एक पर्स में हमारा क्या है, 2 सिल्वर और जो है 4 कॉपर कॉइन है। ठीक, उसके बाद आगे सवाल क्या कहता है, एंड ए सेकंड पर्स contains 4 सिल्वर एंड 4 कॉपर कॉइन, और जो दूसरा पर्स है उसमें क्या है, 4 सिल्वर और 4 कॉपर कॉइन है। बात समझ गए। आगे क्या कहता है हमको, इफ ए कॉइन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, अगर आप रैंडमली कोई कॉइन सेलेक्ट करते हैं तो दोनों में से किसी पर्स से निकलने का क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सिल्वर कॉइन निकला है। ठीक ना, इफ ए कॉइन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द टू पर्सेस, मतलब दोनों में से किसी एक पर्स से रैंडमली हम लोग जो है कॉइन को सेलेक्ट करते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो है हमारा क्या है, सिल्वर कॉइन है।
तो देखिए आपको पहले सबसे पहला बात जो है कि हमारे पास दो पर्स है, ठीक है, तो किसी एक पर्स को चुनने का क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, 1/2। क्वेश्चन को आप स्टेप बाय स्टेप समझिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या है, लैंग्वेज का खेला है, लैंग्वेज पकड़ में आ गया क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाता है। यहाँ से देखिएगा, जैसे कि हमने जो है दो पर्स था, दोनों में से 1/2 कह रहा है, तो हम लोग दो में से कोई एक चुनेंगे, तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है, सिल्वर कॉइन निकालना है आपको किसी एक पर्स से, तो हम लोग पहला पर्स का बात करेंगे। पहला पर्स में टोटल कॉइन कितना हो जाएगा, 2 + 4 टोटल 6 कॉइन हो जाएगा। 6 में से हमको क्या निकालना है, सिल्वर निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, टोटल सिल्वर है 2 और टोटल सॉरी सिल्वर कॉइन है 2 और टोटल है कितना 6, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2/6। पर्स 1 से सिल्वर कॉइन निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 2/6। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिल्वर कॉइन, सिल्वर कॉइन मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है फ्रॉम पर्स 1, वो क्या हो जाएगा, पर्स 1 से जो मिलने का प्रोबेबिलिटी है, ये क्या हो जाएगा हमारा 2/6, यानी कि 1/3 हो जाएगा। बात समझ गए। उसी तरीके से हमारा जो है पर्स 2 से मिलने का क्या प्रोबेबिलिटी है, उस पर हम लोग बात कर ले जरा। पर्स 2 से मिलने का क्या प्रोबेबिलिटी है, उस पर हम लोग बात कर ले। पर्स 2 में टोटल कॉइन कितना है, 4 + 4, 4 + 4 8 है, और सिल्वर 4 है, यानी कि 4/8 हो जाएगा। पर्स 2 से मिलने वाला क्या हो जाएगा, 4/8 हो जाएगा। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिल्वर कॉइन फ्रॉम पर्स 2। पर्स 2 से जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, टोटल हमारा सिल्वर कितना पर्स 2 में 4 है, और टोटल है 8, 4/8, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। बात समझ गए। अब सवाल ये है कि आपसे यहाँ क्वेश्चन को गौर से पढ़िए, क्या कहता है, इफ ए कॉइन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द टू पर्सेस, अगर हम लोग कोई एक कॉइन दोनों में से किसी पर्स से कोई एक कॉइन सेलेक्ट करते हैं, तो क्या वो सिल्वर होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, हम दोनों में से कोई एक पर्स चुने। पहला जो केस देखेंगे वो क्या है, दोनों में से कोई एक पर्स चुने, उसके बाद हमको क्या मिले, सिल्वर कॉइन मिले, मतलब दो काम एक साथ करेंगे। पर्स 1 पर्स 2 दोनों में से कोई एक चुनना है, तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे, चुनने का, यानी कि पर्स चुनने का प्रोबेबिलिटी 1/2। उसके बाद उसमें से सिल्वर निकलने का प्रोबेबिलिटी, अगर पर्स 1 लेते हैं तो सिल्वर निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/3। यानी कि हम दोनों काम एक साथ कर रहे हैं, पहले पर्स चुन भी रहे हैं, उसके बाद सिल्वर भी निकाल रहे हैं, दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। जब दो काम एक साथ करते हैं तो बीच में गुना लगाते हैं। बात समझ गए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 9 9 चूजिंग, क्या चूज करेंगे हम लोग, अ, एक मिनट, 9 प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग पर्स 1, 9 प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग पर्स 1, पर्स 1 को चुनने का जो प्रोबेबिलिटी है, एंड गेटिंग ए सिल्वर कॉइन इज, देखिए पर्स 1 को चुनने का प्रोबेबिलिटी क्या है, दो में से एक चुन रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो गया 1/2। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें से सिल्वर निकलना चाहिए, तो पर्स 1 से सिल्वर निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/3। अब दोनों काम एक साथ कर रहे हैं, पहले पर्स भी चुन रहे हैं, फिर सिल्वर भी निकाल रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बीच में गुना। गुना कब पड़ता है, जब दो काम एक साथ करते हैं। बात समझ में आ गया। उसी तरीके से हम लोग पर्स 2 के केस में निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग पर्स 2
एंड गेटिंग ए सिल्वर कॉइन। पर्स टू चुनना है और सिल्वर कॉइन निकालना है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये पर्स टू चुनने का, दो पर्स है दोनों में से एक चुनिएगा तो 1/2, और पर्स टू से सिल्वर निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये भी हमारा 1/2 है। क्या बोल रहे हैं गौर से सुनिए, दो पर्स है उसमें से एक चुनिएगा, प्रोबेबिलिटी 1/2, अब पर्स टू से सिल्वर निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, और ये दोनों काम हम लोग एक साथ कर रहे हैं, यानी कि क्या करेंगे, गुना कर देंगे। दोनों काम हम लोग क्या कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग का क्या है कि फाइनली आंसर कंबाइन करने का समय आ गया। अब हमको क्या कर रहा है कि हमारा जो है फाइनली क्या चाहिए, हमको सिल्वर कॉइन चाहिए। सो सो फाइनली टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सिल्वर कॉइन इज इक्वल टू, टोटल प्रोबेबिलिटी जो आपको चाहिए सिल्वर कॉइन का, वो हमारा क्या हो जाएगा, या तो बैग वन या तो बैग टू। यहाँ पे या आ रहा है, या यानी कि और, तो बीच में हमारा क्या रहेगा, प्लस रहेगा, ये फिक्स हो गया। अगर दो काम में से कोई एक काम कर रहे हैं तो वहां पे हमारा प्लस रहेगा, अगर दोनों काम कर रहे हैं तो गुना रहेगा। बात समझ गए, इतना आप समझ जाइए, प्रोबेबिलिटी का आधा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। तो पर्स वन से निकलने का प्रोबेबिलिटी क्या है, पहले पर्स वन को सेलेक्ट करेंगे 1/2, उसमें से सिल्वर निकलने का 1/3, ये हो गया पर्स वन के केस में। दूसरा पर्स टू के केस में, पर्स टू सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, उसमें सिल्वर निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/4, एलसीएम लीजिएगा, ये हो जाएगा 24। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 + 6 10/24, यानी कि ये हो जाएगा कितना, 5/12, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग जगह आपको अलग अलग आंसर देखने को मिलेगा, सब क्वेश्चन अलग अलग बनाया, कुछ लोग तो गलती ही बना दिया है, अधिकतर जगह हम देखे हुए हैं सॉल्यूशन गलत ही है, लेकिन ये एग्जैक्ट सही और बिल्कुल सटीक आंसर है। आप मिला सकते हैं, ये आपका जो है बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, बुक के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो आप इसको मिला के देख लीजिएगा, आंसर एकदम यही आएगा, और ये एकदम सही प्रोसेस है इस चीज को। बस आपको लैंग्वेज क्या पकड़ लेना है, जब दो काम एक साथ करेंगे तो गुना, दो में से कोई एक काम करेंगे तो प्लस। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन P बाय ए इज इक्वल टू 1/4, P बाय बी इज इक्वल टू 1/3, P ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1/2, इवेल्यूट, इतना आपको इवेल्यूट करना है। तीन चीज आपको दिया हुआ है, चार चीज आपको निकालना है, आइए एक एक करके हम लोग निकालते हैं। सबसे पहला वाला जो कहता है क्या निकालना है, पी ए बटा बी निकालना है। ठीक है, पी ए बटा बी निकालना है। चलिए आपको एक फॉर्मूला बताते हैं, प्रोबेबिलिटी का बड़ा फेमस फॉर्मूला, आप क्लास 11-12 में ही भी पढ़े होंगे ये चीज। क्या है फॉर्मूला हमारे पास, पी ए यूनियन बी बराबर होता है, पी ए यूनियन बी बराबर हमारा क्या होता है, पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बात समझ में आ रही है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, पी ए का वैल्यू हमको क्या दिया हुआ, सॉरी, पी ए यूनियन बी हमको दिया हुआ है हाफ, पी ए का वैल्यू दिया हुआ है 1/4, पी बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी हमको जो है दिया हुआ ही नहीं है, यानी कि हमको ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा। इसको जब आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या निकलेगा, 1/4 प्लस 1/3 को जोड़िए और 1/2 में से घटाइए, तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, ये हमारा जोड़ जाड़ के हम देखते हैं, तो यहाँ से हमारा जो है पे ए इंटरसेक्शन बी जो है कितना निकल के आता है, 1/12 निकल के आता है। बात समझ गए। अब हमको जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पी ए बाई बी निकालने के लिए,
पी ए बाई बी का आप मतलब समझते हैं? पी ए बाई बी का मतलब समझते हो बाबू? ए बाई बी कहने का मतलब हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, आप याद रखिएगा। तो यहाँ से आप जैसे पुट कीजिएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, आप कितना निकालें? 1/12। पी बी आपको कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 1/3 दिया हुआ है। इसको जब आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा? ये हमारा कितना हो जाएगा? 1/12 1/3, ये हो जाएगा 1/4 आंसर हो जाएगा। बात समझ गए? चलिए, ये तो हमारा आसान था। दूसरा हमको क्या निकालने का रहा है? दूसरा में आपको निकालने का रहा है पी बी बाई ए निकालिए। तो जैसे ए बाई बी निकाले उसी तरह से बी बाई ए निकाल दीजिएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, नीचे ए है तो इस बार आप नीचे क्या लिखिएगा? पी ए लिख दीजिएगा। ठीक, तो ये हमारा कैसे निकल जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी नीचे पी ए, ये हो जाएगा 1/12 बटा 1/4। समझ गए ना? 1/12 1/4, ये हो जाएगा कितना? 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आसानी से बन गया। अब हम लोग जो है तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल में क्या पूछ रहा है? पी ए इंटरसेक्शन बी डैश पूछ रहा है। पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसका मतलब क्या है? पी ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब हो गया पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये सब जो हम लगा रहे हैं ये सब फॉर्मूला होता है बाबू, ऐसे थोड़ी लगा रहे हैं। पी ए का वैल्यू हमारा कितना क्वेश्चन में दिया हुआ? 1/4 दिया हुआ। आपको फॉर्मूला याद रहता, 7 नंबर आपका ऐसे कंफर्म था। माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हमने कितना निकाल रखा है? पी ए इंटरसेक्शन बी हमने 12 निकाल रखा है, 1/12। इसको आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा, 1/4 माइनस 1/12, एलसीएम उलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्या कहता है? ए बाय बी डैश, प्रोबेबिलिटी ए बाय बी डैश। ए बाय बी डैश कैसे निकालिएगा आप? ए बाय बी डैश कहने का मतलब क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी बी डैश नीचे रहेगा, कंफर्म रखिए। ठीक है, जैसे देखो इस तरह का जो रहता है ना ए बाय बी या बी बाय ए, उसमें जो नीचे रहता है उसका प्रोबेबिलिटी आप नीचे लिखते हैं और ऊपर में हम लोग दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो जैसे इसमें पी ए बाय बी डैश है तो पी बी डैश नीचे कर दिए और ऊपर क्या करेंगे? ए और बी डैश का इंटरसेक्शन ले लेंगे। बात समझ में आ गया? तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी डैश अभी तुरंत आप ऊपर में निकाले हैं, 1/6 होता है। प्रोबेबिलिटी बी डैश क्या हो जाएगा? जैसे कि देखो प्रोबेबिलिटी बी हमको दिया हुआ है 1/3, तो बी डैश क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/3। अगर प्रोबेबिलिटी ए डैश का था तो क्या हो जाता? 1 माइनस 1/4। तो प्रोबेबिलिटी बी डैश क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा? 3 - 1 2/3, 3 3 कट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा कितना? 1/4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था आपका, जो है आसानी से ये क्वेश्चन भी बन गया। चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से हम लोग जो है क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कहता है? देयर आर 3 बैग्स, 3 गो बैग दिया हुआ है जिसमें कि पहला बैग में हमारा कितना है? 1 वाइट 2 रेड और 3 ग्रीन बॉल, ये पहला बैग हो गया। दूसरा बैग में क्या है? 2 वाइट 3 रेड 1 ग्रीन बॉल। ठीक, और तीसरा बैग में हमारा क्या है? 3 वाइट 1 रेड 2 ग्रीन बॉल। तो हमारे पास 3 बैग दिया हुआ है। अब क्या है कि बार बार अगर आप बैग लिखिएगा क्वेश्चन में तो आप क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाइएगा या बड़ा चल जाएगा। तो हम लोग इसका सबसे पहले कोडिंग कर लेते हैं। बैग 1 को B1, बैग 2 को B2 और बैग 3 को B3 कर देते हैं हम लोग। ठीक, लेट B1 B2, ठीक है, कॉमा B3 pertain to the pertain to the first second third bags chosen, first second third bags chosen
इसका मतलब क्या होगा, B1 B2 B3 हमारा जो फर्स्ट सेकंड थर्ड बैग चूजन बता रहा है। और यहाँ से आगे क्या कहता है, टू बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए बैग चूजन एट रैंडम। यहाँ क्या कर रहा है, टू बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए बैग चूजन एट रैंडम। तो हम लोग जो है उसमें से रैंडमली कोई बैग चुन रहे हैं, उससे दो बॉल निकाल रहे हैं। तो जो दो बॉल निकाल रहे हैं उसको हम लोग ए से दिखा देते हैं। एंड ए क्या बताएगा, द टू चूजन बॉल्स आर वाइट एंड रेड। ये क्या बता रहा है, द टू बॉल्स आर वाइट एंड रेड। बात समझ गए, इतना बात समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को आगे देखते हैं, इसमें क्या क्या कह रहा है निकालने के लिए। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा। द टू बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए बैग चूजन एट रैंडम। रैंडम मतलब अचानक से चुन लिया, कोई भी उठा लिया। दीज आर फाउंड टू बी वन वाइट एंड वन रेड। इसमें से एक वाइट है एक रेड है, जो दो बॉल आप अचानक से उठाए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टू बॉल्स सो ड्रॉन केम फ्रॉम द सेकंड बैग। आपको ये बताना है कि आप जो दो बॉल अचानक से कहीं से भी उठा के लाए हैं वो हमारा सेकंड बैग से निकला है, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, वही आपको निकालना है। इसका प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है। तो सबसे पहला बात क्या है कि हमारा जो है बैग वन से बॉल निकला होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, तीन बैग है, तीनों में से वन से निकला है, तो बैग वन के लिए प्रोबेबिलिटी वन, 1/3। हमारा क्या कर रहा है, द टू बॉल्स, ये जो हमारा तीन बैग है, ठीक है, B1 B2 B3। ठीक, तो टोटल सैंपल स्पेस कितना, तीन। अब बैग वन से निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/3, बैग टू से निकलने की प्रोबेबिलिटी ये भी 1/3, बैग थ्री से निकलने की प्रोबेबिलिटी भी 1/3। बात समझ में आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी बैग से निकलने का 1/3 हो जाएगा। और टोटल सैंपल स्पेस क्या है, तीन गो है, तो 1/3 कर दिए। यहाँ से हम लोग लिखेंगे बैग वन से निकलने का प्रोबेबिलिटी PB1 बराबर PB2 बराबर PB3। और ये तीनों का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/3। ठीक है, अब सवाल ये कर रहा है कि आप दो बॉल निकाले और वो बैग वन से निकला होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक ना, तो यहाँ पे हम लोग जो है इसको कैसे लिखते हैं, जब दो बॉल निकाले हैं और वो बैग वन से, कंडीशन क्या लगा रहे हैं, बैग वन, यानी कि प्रोबेबिलिटी दो बॉल निकला है ए, बैग वन से निकला है कंडीशन B1, तो प्रोबेबिलिटी A/B1। गौर से समझिएगा ये क्या है। जैसे इसको जो लिखे हैं इसका मतलब हो गया कि दो बॉल निकला है, तो दो बॉल निकला है ए हो गया। अब बैग वन से निकला है, कंडीशन में क्या लगा है, बैग वन से निकला है, तो नीचे हमारा A/B1 हो गया। तो ये हो जाएगा A/B1, यानी कि ये, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, ये हमारा हो जाएगा बैग वन में देखिए क्या वो व्हाइट बॉल है, एक व्हाइट बॉल है, तो ये हो जाएगा 1C1। ठीक है, आपको ए मतलब क्या, वन व्हाइट वन रेड, तो 1C1, एक व्हाइट था उसमें से एक आप निकाल चुके हैं। उसके बाद एक रेड भी आपको निकालना है, दोनों काम एक साथ करना है, तो गुना कर दीजिएगा, क्योंकि दोनों काम एक साथ हो रहा है। रेड भी निकालना है, रेड टोटल कितना है, दो रेड है उसमें से एक निकालना है, तो ये हो जाएगा 2C1। बात समझ रहे हैं, जैसे यहाँ 1C1 करने का मतलब क्या, वन हो गया कि बैग वन में क्या व्हाइट बॉल है, तो एक व्हाइट बॉल था ये रहा, और उसमें से आप एक निकाल लिए। उसी तरीके से बैग वन में क्या वो रेड बॉल है, तो दो रेड बॉल है, तो ये आप ऊपर टू लिख दिया, उसमें से एक निकालेंगे तो नीचे वन हो गया। बात समझ गए। अब यहाँ से आगे हम लोग बढ़ेंगे, नीचे में हमारा क्या हो जाएगा, अब B1 से निकलने का प्रोबेबिलिटी क्या है, B1 से निकलने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, 6C2। ठीक है, सॉरी, B1 से निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 6C2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो बैग वन से निकलने की प्रोबेबिलिटी है, ये 6C2 कैसे हो गया, बैग वन में टोटल बॉल कितना है, एक व्हाइट दो रेड तीन ग्रीन, तो यानी तीन दो पाँच एक छः, टोटल बॉल कितना हो गया, छः बॉल हो गया। छः में से दो बॉल निकलेगा, एक व्हाइट एक ग्रीन, तो टोटल बॉल हमारा क्या था, छः था, उसमें से दो निकालना है, तो 6C2 हो गया हमारा, बैग वन से निकलेगा। ठीक है, तो ये कैसे कैसे आ रहा है, सारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का खेला है बाबू, सही से पढ़ोगे, बेसिक क्लियर रहेगा, सब बन जाएगा, बहुत आसान होता है प्रोबेबिलिटी, लेकिन आपको पता होना चाहिए हर चीज। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा ये कितना आएगा, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2/5, सॉरी 2/15 आएगा।
कितना हो जाएगा, 2/15 आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग a/b2 निकालेंगे और a/b3 निकालेंगे। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी a/b2 निकालेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ए में हमारा कितना है, 2 वाइट है, 2 वाइट में से एक निकालना है, तो ये हो जाएगा 2c1 गुना, उसके बाद 3 रेड है, 3 रेड में से एक निकालना है, तो ये हो जाएगा 3c1, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, टोटल इसमें भी कितना बॉल है, 3 2 5 1 6, इसमें भी टोटल बॉल कितना बैक टू में 6, उसमें से 2 निकालना है, तो ये हो जाएगा 6c2। इसको जब आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5, सॉरी ये हो जाएगा 2/5, 1/5 नहीं, 2/5 हो जाएगा ये। अगला हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी a/b3। ठीक, इसमें हमारा क्या है, जैसे कि देखो 3 वाइट बॉल है, 3 में से एक निकालना है, तो 3c1, ठीक, गुना हमारा इसमें क्या, वो रेड बॉल है, एक रेड बॉल है, तो उसमें से आपको एक निकालना है, तो 1c1 बटा 6/2, तो आप जानते ही हैं। ठीक है, टोटल बॉल 6 है, उसमें से 2 निकालना है, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। इतना निकल गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बेस थ्योरम लगाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये क्वेश्चन किसका था, बेस थ्योरम का था। बेस थ्योरम आप देख के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऐसे तो आप क्लास 12 में भी ये चीज पढ़े होंगे, बेस थ्योरम वहां पे भी पढ़ना था, तो आपका हम मान के चल रहे कि बेसिक स्ट्रांग है। आप पहले पढ़े हैं 11 12 में, पढ़े लिख के बीटेक में आए हैं। बेस थ्योरम के अनुसार हम लोग जब चलेंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेस थ्योरम के अनुसार फॉर्मूला होता है, ये थोड़ा फॉर्मूला खतरनाक है, ये देखिएगा, P/B2/A, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P/B2 इंटू PA/B2। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, P/B1 इंटू P/B1 इंटू PA/B1 प्लस P/B2 इंटू PA/B2, A/B2 जोड़ P/B3 इंटू PA/B3। ये हमारा क्या है, P/B2 का वैल्यू, सारा वैल्यू आप पुट कर दीजिए, ये है 1/3 इंटू 2/5। देख लीजिएगा, अगर हमसे कहीं वैल्यू रखने में गड़बड़ी हो जाए, तो आप हमको कमेंट में बता दीजिएगा। बनाने का प्रोसेस मेरा सही है, जो इम्पोर्टेंट है। P/B1 का वैल्यू 1/3 इंटू 2/15 प्लस P/B2 का वैल्यू है 1/3 इंटू 2/5, 2/5 जोड़ 1/3, 1/3 इंटू 1/5। बात समझ गए। अ, नहीं होता है ना, तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पे इसको हम लोग एक बार फिर से लिख देते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 इंटू 2/15 बैग वन का, जोड़ 1/3 इंटू 2/5 जोड़ 1/3 इंटू 1/5। बात समझ गए। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, तो आपका फाइनली जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन में, वो कितना आ जाएगा, 6/11 आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप देख के जाइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट कर सकता है। ये क्वेश्चन आपका बुक का क्वेश्चन है, समझ गए ना। कौन सा बुक है हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन आप समझ जाइए कौन सा बुक है, कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, नहीं पूछता है। ठीक, अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, बाकी का क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, समझ गए। तो बाकी का क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे ना, वो हम लोग क्या देखेंगे, अगले पार्ट में देखेंगे। यहाँ पे अगर एक ही से हम बता दिया जाएगा, ऐसे भी वीडियो आपका बहुत लंबा हो चुका है,
समझ गए? तो आप इतना देखिए, बाकी का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव वगैरह भी रहेगा। या फिर आप जो है हमारा बाकी का भी जो भी टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जैसे आपका हो गया कर्व फिटिंग हो गया, बहुत आसान पड़ता है। या फिर आपका क्या हो जाएगा, पीडीई का क्वेश्चन हो गया, लैग्रांजेस वाला हो गया, सीएफपीआई हो गया, ठीक है, या फिर लीजेंडर बेसल हो गया उसका प्रूफ, तो वो सब भी आप देख सकते हैं। मैथ सेक्शन में चले जाइए, वहाँ पे आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देखिए अच्छे से, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, मतलब इस वीडियो के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।